फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आरटीआई एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 चल रहा है और चैप्टर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। चैप्टर 2 डील करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज से, सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। चैप्टर 2 में हमें सेक्शन 3 से सेक्शन 11 तक पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 3 डील करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन से, सूचना का अधिकार से। ठीक है, किसको सूचना का अधिकार है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 4 पे, डील कर रहा है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। क्या ऑब्लिगेशन होगी पब्लिक अथॉरिटीज की? तो every public authority shall maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this act, and ensure that all records that are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. सेक्शन 4 कह रहा है कि प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी मेंटेन करेगी उस अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स जो कि ड्यूली कैटलॉग्ड होंगे और इंडेक्स्ड मैनर में होंगे। ठीक है, जिससे कि इस एक्ट के अंतर्गत राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, सूचना का अधिकार के लिए व्यक्तियों को इजीली प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक है, और इंश्योर करेगी पब्लिक अथॉरिटी सभी रिकॉर्ड्स को, और जो कंप्यूटराइज्ड करने के लिए एप्रोप्रिएट हैं ऐसे रिकॉर्ड्स को रीजनेबल टाइम में अवेलेबल करवाएगी, और जो कि पूरे देश में नेटवर्क के थ्रू लोगों तक एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे हाई कोर्ट की साइट है, एमपी हाई कोर्ट की, है ना, कितना इजीली एक्सेस कर पाते हैं अगर हम किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 यही कह रहा है कि सभी रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए जाएंगे पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। और क्लॉज बी कह रहा है कि पब्लिश विद इन 120 डेज आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के एनेक्टमेंट के 120 दिन के अंतर्गत, ठीक है, 120 दिन के भीतर पब्लिक अथॉरिटी क्या पब्लिश करेगी। यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं हमें कि कितनी सारी चीज़ें 120 दिन के अंदर पब्लिश करनी है प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी को। द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज़। ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस और ड्यूटीज़ के बारे में सभी पर्टिकुलर्स को पब्लिश करेगी। द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की क्या पावर्स और क्या ड्यूटीज़ होंगी, ऐसी पावर्स और ड्यूटीज़ भी पब्लिश करेगी पब्लिक अथॉरिटी। द प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उस अथॉरिटी के द्वारा किसी भी डिसीजन को लेने में, जो कि इंक्लूड करता है सुपरविजन के चैनल्स और अकाउंटेबिलिटी को। फोर्थ कह रहा है द नॉर्म सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। तो इस अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करने में, उनको डिस्चार्ज करने में क्या नॉर्म सेट किए जाएंगे, क्या मापदंड सेट किए जाएंगे, उनके बारे में भी पब्लिश करेगी। द रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय इट और अंडर इट्स कंट्रोल और यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस। ठीक है, क्या नियम, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनुअल और रिकॉर्ड, सभी चीज़ें जो उस अथॉरिटी के द्वारा या उसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा यूज़ की जाती हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में, ये सारी चीज़ें भी पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश करेगी। 6 कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर हेल्ड बाय इट और अंडर इट्स कंट्रोल। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि उस अथॉरिटी के कंट्रोल में है, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स का, उन दस्तावेजों का विवरण। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट फॉर कंसल्टेशन विद और रिप्रेजेंटेशन बाय द मेंबर ऑफ द पब्लिक इन रिलेशन टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन देयरऑफ। किसी अरेंजमेंट के पर्टिकुलर्स जो उस अथॉरिटी की पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में पब्लिक मेंबर्स से परामर्श के लिए, कंसल्ट करने के लिए या उनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स की भी जानकारी पब्लिश करेगी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड, काउंसिल्स, committees and other bodies consisting of 2 or more persons
constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public. Boards, council, committee और अदर बॉडीज, ठीक है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को कंसिस्ट करती हैं, जिनका गठन एडवाइस देने के लिए किया गया है, और क्या कि उन बोर्ड्स, काउंसिल, कमेटी और अदर बॉडीज़ की जो मीटिंग्स होंगी, ठीक है, क्या वो पब्लिक के लिए ओपन होंगी, ठीक है, क्या वो पब्लिक के लिए खुली होंगी, या ऐसी मीटिंग्स पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होंगी या नहीं होंगी, इसका स्टेटमेंट पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। अ डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, उस पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टरी या निर्देशिका पब्लिश की जाएगी। द मंथली रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ कंपनसेशन एज प्रोवाइड इन इट्स रेगुलेशंस, और उस अथॉरिटी के प्रत्येक ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ के द्वारा रिसीव की गए मंथली रिम्यूनरेशन भी पब्लिश किए जाएंगे, जो कि इंक्लूड करते हैं सिस्टम ऑफ कंपनसेशन को भी, प्रतिकर को भी जो इंक्लूड करते हैं, ऐसी जानकारियां जो हैं पब्लिश की जाएंगी। द बजट एलोकेटेड to each of its agency indicating the particulars of all plans proposed expenditure and reports on disbursement made, उसकी एजेंसी का बजट एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है सभी प्लान्स और जो प्रपोज एक्सपेंडिचर हैं और रिपोर्ट्स को जो कि डिसबर्समेंट पर बनाए गए हैं। तो जो एजेंसी है, ठीक है, उसके क्या प्लान्स हैं, क्या खर्चे हैं, ठीक है, और क्या रिपोर्ट्स हैं, उनका बजट भी पब्लिश किया जाएगा। द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड एंड द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ सच प्रोग्राम्स, सब्सिडरी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जो कि इंक्लूड करता है ऐसे अमाउंट्स जो एलोकेट किए गए हैं, और बेनिफिशरी प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी पब्लिश की जाएंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिपेंट्स ऑफ कंसेशंस, परमिट्स और ऑथराइजेशंस ग्रांटेड बाय इट, उस अथॉरिटी के द्वारा ग्रांट किए गए कंसेशन, परमिट्स या ऑथराइजेशन के जो रिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो प्राप्तकर्ता हैं, उनके पर्टिकुलर्स पब्लिश किए जाएंगे। डिटेल in respect of the information available to or held by it reduced in an electronic form, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन के संबंध में जो उस अथॉरिटी को अवेलेबल हो, ऐसी डिटेल्स भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश की जाएगी। The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library or reading room if maintained for public use, अगर कोई लाइब्रेरी या रीडिंग रूम किसी पब्लिक यूज़ के लिए मेंटेन किया गया है, ठीक है, तो उसके वर्किंग आवर्स अगर कोई सिटीज़न ऑब्टेन करना चाहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश करेगी। द नेम्स, डेजिग्नेशंस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के अदर पर्टिकुलर्स और नेम्स और डेजिग्नेशंस भी पब्लिश किए जाएंगे। और सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, ऐसी अदर इंफॉर्मेशन जो कि विहित की जाए, प्रिस्क्राइब की जाए, एंड देयर आफ्टर अपडेट दीज पब्लिकेशन एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष ऐसे जो पब्लिकेशंस हैं उनको अपडेट किया जाएगा। पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स वाइल फॉर्मुलेटिंग important policies or announcing the decision which affect public, और ऐसे सभी relevant facts को पब्लिश किया जाएगा जब भी कोई important policy या decision अनाउंस किया जाएगा जिससे कि पब्लिक प्रभावित होती है, ठीक है, जनता प्रभावित होती है, तो ऐसे सभी अपडेट्स जो हैं वो पब्लिश किए जाएंगे। प्रोवाइड रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पर्सन, ठीक है, और वो रीजंस भी अफेक्टेड पर्सनस को प्रोवाइड किए जाएंगे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल डिसीजन के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश की जाएंगी। बस एक बार रीड कर लीजिए, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसेक्शन 2 देखिए, इट शैल बी constant endeavor of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause B of subsection 1 to provide as much information so more to the public at regular intervals through various means of communications including internet so that the public have minimum resort
to the use of this act to obtain information। ठीक है, प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी का ये प्रयास होगा कि वो सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, ठीक है, जो चीज़ें पब्लिश करने को बोल रहा है क्लॉज बी, उनके अकॉर्डिंग ही स्टेप ले और प्रोवाइड कर सके इंफॉर्मेशन अपनी स्वप्रेरणा पर उस पब्लिक को एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी समय समय पर ऐसे कम्युनिकेशन के माध्यम से जो कि इंटरनेट को भी इंक्लूड करता है, जिससे कि जो जनता है, ठीक है, वो ऐसी जानकारी प्राप्त कर पाए इस एक्ट का प्रयोग करते हुए। ठीक है, सब सेक्शन 3 देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी डिसएमिनेटेड वाइडली एंड in such form and manner which is easily accessible to the public। सबसेक्शन 1 के पर्पस के लिए प्रत्येक इंफॉर्मेशन को, प्रत्येक जानकारी को उस फॉर्म और उस मैनर में विस्तृत रूप से, ठीक है, प्रसारित किया जाएगा जो कि पब्लिक की एक्सेस के लिए इजी हो। सबसेक्शन 4 देखिए, ऑल मटीरियल शैल बी डिसएमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लोकल लैंग्वेज एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट लोकल एरिया एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी easily accessible to the extent possible in electronic format with the central public information officer or state public information officer as the case may be available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 ये कह रहा है सभी मटेरियल्स को उसकी कॉस्ट के इफेक्टिवनेस को, ठीक है, जो उसकी लागत है उसको ध्यान में रखते हुए, जो लोकल लैंग्वेज उस पर्टिकुलर एरिया में यूज़ होती है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव मेथड को ध्यान में रखते हुए डिसेमिनेट यानी प्रसारित किया जाएगा। और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जहाँ तक पॉसिबल हो फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, या फिर उस कॉस्ट पे जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है या जो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है उतना ही लिया जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 डिसएमिनेटेड का मतलब क्या है, मेकिंग नोन और कम्युनिकेटेड द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू नोटिस बोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, मीडिया ब्रॉडकास्ट, the internet or any other means including inspection of offices of any public authority। disseminated यानी प्रसारित करने का मतलब होता है जानकारी देना या कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन को संसूचित करना। किसको? पब्लिक को। किसके द्वारा? नोटिस बोर्ड के द्वारा, न्यूज़पेपर, पब्लिक अनाउंसमेंट, मीडिया ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट या अदर माध्यम से जो कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस का इंस्पेक्शन भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के संबंध में डिसेमिनेटेड का मतलब यहाँ पर आपको क्लियरली दिया है। ठीक है, आ जाइए सेक्शन 5 में, डील कर रहा है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। सबसेक्शन 1 एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 days ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट designate as many officers as the central public information officers or state public information officers as the case may be in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this act। ठीक है, तो प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी कितने दिनों के अंदर? 100 दिनों के अंदर, ठीक है, विद इन 100 days इस एक्ट के इनेक्टमेंट की तारीख से डेजिग्नेट कर सकती है उतने ऑफिसर्स एज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या एज स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जैसा कि वो ठीक समझे, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए या उनके ऑफिसेस के लिए जो कि इस एक्ट के अंतर्गत जानकारी मांग रहे व्यक्तियों को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में ज़रूरी समझे। ठीक है, कौन करेगा यहाँ पे अपॉइंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को? पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, सबसेक्शन 2 देखिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल डेजिग्नेट एन ऑफिसर विद इन 100 days ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट एट ईच सब डिविजनल लेवल और अदर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एज अ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और अ स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी टू रिसीव द एप्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन और अपील्स अंडर दिस एक्ट फॉर forwarding the same forthwith to the central public information officer or the state public information officer or senior officer specified under subsection 1 of section 19 or the central information commission
और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी होगी वो 100 दिन के अंदर अंदर उतने ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जितने ऑफिसर्स को वो ठीक समझे। ठीक है, कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट कर रही है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ठीक है, और सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि सब सेक्शन 1 में दी गई किसी बात पे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी डेजिग्नेट करेगी ऑफिसर्स को इस एक्ट के एनेक्टमेंट से 100 दिन के अंदर। सभी सब डिविजनल लेवल या अदर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन? सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, जो कि क्या करेंगे? एप्लीकेशन रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन या अपील के लिए इस एक्ट के अंतर्गत और उनको फॉरवर्ड कर देंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या किसी सीनियर ऑफिसर को जो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में स्पेसिफाई किए गए हैं, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को वो इंफॉर्मेशन या अपील की जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, प्रोविजो देख लीजिए कि यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील इज गिवन टू अ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर or a state assistant public information officer, as the case may be, a period of 5 days shall be added in computing the period for response specified under subsection 1 of section 7. प्रोविज़ो ये कह रहा है कि जहाँ कोई एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन या अपील के लिए सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी जा रही है, ठीक है, सबसेक्शन 2 में प्राप्त कर रहे हैं ना ये ऑफिसर्स, तो जहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन इन ऑफिसर्स को दी जा रही है तो उस केस में सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत स्पेसिफाई रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आएगा उस एप्लीकेशन का, उसके रिस्पॉन्स के लिए पीरियड को काउंट करने में 5 दिन और जोड़ दिए जाएंगे। कितने दिन जोड़े जा रहे हैं? 5 दिन जोड़ दिए जाएंगे। Every central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the person seeking such information. ठीक है, सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि प्रत्येक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उनसे डील करेगा, उन पर कार्यवाही करेगा और ऐसे व्यक्तियों को जो जानकारी मांग रहे हैं उनको रीजनेबल असिस्टेंस यानी सहायता प्रदान करेगा। सबसेक्शन 4, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी may seek the assistance of any officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties. तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसी ऐसे ऑफिसर की यदि वो ज़रूरी समझे उसकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में, ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ऐसे अदर ऑफिसर्स की हेल्प ले सकेगा। सबसेक्शन 5 कह रहा है एनी ऑफिसर हुज असिस्टेंस हैज़ बीन सॉट अंडर सबसेक्शन 4 शेल रेंडर ऑल असिस्टेंस to the central public information officer or state public information officer as the case may be, seeking his or her assistance and for the purpose of any contravention of the provision of this act, such other officer shall be treated as a central public information officer or state public information officer as the case may be. सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जहां सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जिस अदर ऑफिसर से सहायता मांगी गई है तो ऐसा ऑफिसर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन के पर्पस के लिए उस अदर ऑफिसर को कैसे ट्रीट किया जाएगा? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरह, ठीक है, यानी कि उस ऑफिसर को सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर समझा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 बहुत ही इजी है। देखो मैं आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनवा देती हूँ। सबसेक्शन 1 में किसको अपॉइंट किया जा रहा है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है। और सबसेक्शन 2 में जो एप्लीकेशन या अपील रिसीव करेंगे उनके लिए पब्लिक अथॉरिटी किसको अपॉइंट कर रही है? सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, जो कि ऐसी एप्लीकेशन या अपील फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और
स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है। और प्रोविज़ो इसका ये कह रहा है कि जब रिस्पॉन्स आएगा उस एप्लीकेशन या अपील के लिए, ठीक है, तो उसमें 5 डेज़ का टाइम पीरियड ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डील करेगा उस व्यक्ति से और हेल्प करेगा उसकी वो जानकारी प्राप्त करने में, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि अगर वो किसी अदर ऑफिसर की हेल्प चाहता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो किसी अदर ऑफिसर की हेल्प ले सकता है, ठीक है। अदर ऑफिसर हेल्प ऐसे लिख लीजिए तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जहाँ पर सबसेक्शन 4 के अंतर्गत हेल्प मांगी गई है किसी अदर ऑफिसर से, तो उस अदर ऑफिसर के लिए हेल्प करना हो गया मैंडेटरी, ठीक है। प्लस अगर वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है इस एक्ट का, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, जैसा कि वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, ठीक है। चलिए आ जाइए सेक्शन 6 पे। डील करता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, ठीक है, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट किससे करे। सब सेक्शन 1 देखिए, अ पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है तो वो इंफॉर्मेशन किस में, लिखित में देगा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देगा, ठीक है, जो कि इंग्लिश, हिंदी या उस लोकल एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है। प्लस यहाँ पर फी भी जोड़ी जाएगी जो कि प्रिस्क्राइब की गई हो। क्लॉज ए, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। क्लॉज बी, द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी। किसको देगा वो अपना एप्लीकेशन, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, या सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है। स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाय हिम और हर, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन उसके द्वारा मांगी जा रही है उसके पर्टिकुलर्स को स्पेसिफाई करेगा। प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट where such request can not be made in writing, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing. और प्रोविज़ो ये कह रहा है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए जो रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर वो लिखित में नहीं की जा सकती है, ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस व्यक्ति को ओरली यानी मौखिक सभी रीजनेबल असिस्टेंस यानी सहायता प्रदान करेगा उस व्यक्ति को, जिससे कि वो जो रिक्वेस्ट है वो लिखित में की जा सके। सबसेक्शन 2 देखिए, एन एप्लीकेशन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, जो अपील करता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उससे उस जानकारी वो क्यों प्राप्त करना चाहता है ऐसा कोई भी रीजंस नहीं मांगा जाएगा या कोई भी अदर पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जाएगी, किसके सिवाय, एक्सेप्ट दोज, उन डिटेल्स के सिवाय जो कि उससे कांटेक्ट करने के लिए नेसेसरी हो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया, लिख लीजिए BRAT में, PSUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है। इसमें ये कहा गया था कि बिना किसी रीज़न के और बिना किसी कंडीशन के प्रोवाइड की जाएगी उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है जानकारी प्राप्त करने के लिए, और अगर उससे वो पूछे व्यक्ति सामने वाला कि भैया आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, और वो बोलेगा कि हम तो आपके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो देगा नहीं उसको इन्फॉर्मेशन। इसलिए यहाँ पर सबसेक्शन 2 में दिया गया है बिना कोई रीज़न जाने उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है।
सबसेक्शन 3 देखिए, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू अ पब्लिक अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, the public authority to which such application is made shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer. सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जहाँ कोई एप्लीकेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो कि किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हेल्ड की जाती है या जो उस इंफॉर्मेशन का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जो उसकी विषय वस्तु है वो उस अदर पब्लिक अथॉरिटी के फंक्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। तो ऐसे में वह पब्लिक अथॉरिटी जिसको ये एप्लीकेशन दी जाती है, जिसको ये आवेदन किया जाता है, वो उस एप्लीकेशन को या उस एप्लीकेशन के पार्ट को ट्रांसफ़र करेगा उस अदर पब्लिक अथॉरिटी को और इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेंट को, यानी जो अपील कर रहा है उसको ऐसे ट्रांसफ़र के बारे में। तो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि जहाँ पर कोई एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा बनाई जा रही है, इंफॉर्मेशन मांग रही है पब्लिक अथॉरिटी किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के लिए, ठीक है, अगर किसी अदर अथॉरिटी के बारे में जानकारी मांग रही है जो कि किसी अनदर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हेल्ड की जाती है या फिर जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के फंक्शन से क्लोजली कनेक्टेड है, तो जो पब्लिक अथॉरिटी है जिसके सामने एप्लीकेशन दी गई है, जिस अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी गई है वो उस एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेगा या उसका कोई पार्ट जो कि एप्रोप्रिएट हो उस अदर पब्लिक अथॉरिटी के लिए उसको ट्रांसफ़र कर देगा और ऐसे ट्रांसफ़र के बारे में इमीडिएटली एप्लीकेंट को यानी अपीलकर्ता को सूचित करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोविज़ो है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन परसुएंट टू दिस सब सेक्शन शैल बी मेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल बट इन नो केस लेटर देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। प्रोविज़ो ये कह रहा है इसका कि ये जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है सबसेक्शन 3 के अंतर्गत, ठीक है, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन किसी भी केस में उस अपील के प्राप्ति के 5 दिन के बाद नहीं किया जाएगा। टाइम लिमिट क्या है ट्रांसफ़र करने की? ओनली 5 days, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आ जाइए सेक्शन 7 पे जो कि डील कर रहा है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट से, ठीक है, जो रिक्वेस्ट की गई है, जो अनुरोध किया गया है उसका डिस्पोजल, अनुरोध का निपटारा। Subsection 1, subject to the proviso to subsection 2 of section 5 or the proviso to subsection 3 of section 6, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6, shall as expeditiously as possible and in any case within 30 days of the receipt of the request either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in section 8 and section 9। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के संबंध में या सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 के संबंध में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेक्शन 6 के अंतर्गत ऐसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की प्राप्ति पर जितनी जल्दी पॉसिबल हो 30 दिन के अंदर अंदर या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उस फ़ी के पेमेंट पर जो कि प्रिस्क्राइब की जाए या फिर उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगी ऐसे किसी भी रीज़न से जो कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंतर्गत स्पेसिफाई किए गए हैं। अभी जब हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 पढ़ेंगे उसमें दिया गया है कि ऐसी कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि हर व्यक्ति को प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 बस यही कह रहा है कि 30 दिन के अंदर या तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उस व्यक्ति को या फिर रिजेक्ट कर देंगे सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंतर्गत स्पेसिफाई किसी रीजंस के द्वारा। अब देखिए प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन सॉर्ट फॉर कंसर्न्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 hours ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। और प्रोविजो ये कह रहा है कि जहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति के लाइफ और लिबर्टी पर बेस्ड है, ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस रिक्वेस्ट की प्राप्ति पर 48 hours के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 2,
If the central public information officer or state public information officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under subsection 1, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request. ठीक है, तो सबसेक्शन 2 बस इतना कह रहा है कि यदि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर फेल हो जाते हैं किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट पर, अपना डिसीजन देने में असमर्थ हो जाते हैं सबसेक्शन 1 के अंतर्गत स्पेसिफाइड पीरियड में, ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मली कोई केस है तो 30 दिन के अंदर, या फिर अगर कोई केस लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 घंटों के अंदर अगर असमर्थ हो जाते हैं कोई डिसीजन देने में, तो ये माना जाएगा कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने वो रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी है, उसे देने से इनकार कर दिया है। सबसेक्शन 3 देखिए, वेयर अ डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फी representing the cost of providing the information, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving, जहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए उस इंफॉर्मेशन की लागत और फी का पेमेंट करने पर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का डिसीजन लिया जाता है, तो वहाँ सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो उनसे अनुरोध कर रहा है किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, उसको क्या करेगा। क्लॉज ए देखिए, द डिटेल्स ऑफ फर्दर फीस रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एज डिटरमाइंड बाय हिम टुगेदर विद द कैलकुलेशन मेड टू अराइव एट द amount in accordance with fee prescribed under subsection 1, requesting him to deposit that fees and the period intervening between the dispatch of the said intimation and payment of fee shall be excluded for the purpose of calculating the period of 30 days referred to in that subsection. तो क्लॉज ए कह रहा है, तो वहाँ पर सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उस व्यक्ति को जो अनुरोध कर रहा है उसको डिटेल्स देगा ऐसी फीस की जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए प्रिस्क्राइब की गई है। और हमने सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था कि 30 दिनों के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराएगा उस व्यक्ति को जो इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और क्लॉज ए में ये भी बोल रहा है कि रिक्वेस्ट करेगा उससे कि वो जो फीस है वो जमा कर दे और उसके बाद वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा लगाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन में जितना भी खर्चा आ रहा है, जितनी भी लागत लग रही है, तो उसी से मांगेगा उस व्यक्ति से। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने यहाँ पे 15 दिन का समय लिया उस फ़ी को अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो वो 15 दिन जो हैं वो इन 30 दिनों में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब वो 15 दिन में फ़ीस अरेंज कर देगा या 5 दिन में या 10 दिन में, कितना भी पीरियड हो सकता है वो, उसके बाद 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्लॉज ए। चलिए अब क्लॉज बी देखिए, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हिज और हर राइट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन एज टू द अमाउंट ऑफ फीस चार्ज और फॉर्म ऑफ एक्सेस provided including the particulars of the appellant authority, time limit, process and any other forms, ठीक है। और क्लॉज बी में क्या करेगा, तो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन्फॉर्म करेंगे उसके राइट्स, उसके अधिकार रिव्यू के संबंध में, और वो अमाउंट जो उससे चार्ज किया गया है या उसके एक्सेस का क्या फॉर्म होगा, ठीक है, किस तरीके से वो उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। और उसमें इंक्लूड क्या हो रहा है, अपीलेट अथॉरिटी के पर्टिकुलर्स, टाइम लिमिट और प्रोसेस और किसी अदर फॉर्म्स के बारे में उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 देखिए, वेयर एक्सेस टू द रिकॉर्ड or a part thereof is required to be provided under this act and the person to whom access is to be provided in censorily disabled, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection. और सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जहाँ पर उस रिकॉर्ड को प्राप्त करने में, उस रिकॉर्ड से या उस रिकॉर्ड के किसी पार्ट को एक्सेस करने में जो इस एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है,
वो व्यक्ति जो है जो उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना चाहता है, ठीक है, वो डिसेबल्ड है, ठीक, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे, उसको पूरी सहायता करेंगे उसकी उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस को इनेबल करने में, ठीक है, उसकी पहुँच को उपलब्ध कराने में। और जो ऐसी सहायता है वो इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए जो भी अप्रोप्रिएट हो, समुचित हो, वो भी इंक्लूड करेगी। सब सेक्शन 5 देखिए, वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड इन द प्रिंटेड और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, the applicant shall subject to the provision of subsection 6 pay such fee as may be prescribed, ठीक है। जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो प्रोवाइड की जाती है प्रिंटेड फॉर्म में या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, तो एप्लीकेंट है जो अपील करता है वो सबसेक्शन 6 के प्रोविजंस के लिए ऐसी फीस पे करेगा जो प्रिस्क्राइब की गई हो। प्रोविजो देखिए, provided that the fee prescribed under subsection 1 of section 6 and subsection 1 and subsection 5 of section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the person who are of below poverty line as may be determined by the appropriate government, ठीक है। तो प्रोविजो यहाँ पर किसके लिए है? गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है कि सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 में जो फ़ी प्रिस्क्राइब की गई है वो रीजनेबल होगी और कोई भी ऐसी फीस ऐसे व्यक्ति से चार्ज नहीं की जाएगी जो बिलो पॉवर्टी लाइन आता हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस हैं, यहाँ पर इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 के प्रोविजो में ये बात कही गई है। सबसेक्शन 6 देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in subsection 1, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है, क्या टाइम पीरियड दिया गया था कि अगर जनरल कोई केस है तो उसमें 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको इमीडिएटली 48 आवर्स में प्रोवाइड करवाएगी इन्फॉर्मेशन। तो सबसेक्शन 6 यही कह रहा है कि सबसेक्शन 5 में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जो रिक्वेस्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए और अगर पब्लिक अथॉरिटी फेल हो जाती है 30 दिन के अंदर जनरल केस में और लाइफ और लिबर्टी केस में 48 घंटों के अंदर वो सूचना प्रोवाइड करने में, तो वो जो फ़ी है, ठीक है, वो किससे ली जाएगी? पब्लिक अथॉरिटी से ली जाएगी, यानी कि उस व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सबसेक्शन 7 देखिए, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1 द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11। सबसेक्शन 7 कह रहा है कि सबसेक्शन 1 में किसी भी डिसीजन को लेने के पहले सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेक्शन 11 के अंतर्गत दिए गए थर्ड पार्टी के द्वारा, पर व्यक्ति के द्वारा बनाए गए रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखेगा, ठीक है। यानी कि सबसेक्शन 1 में अगर कोई भी डिसीजन ले रही है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो वो पहले एक बार सेक्शन 11 के अंतर्गत थर्ड पार्टी के द्वारा जो बनाया गया रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसीडर करेगा। सबसेक्शन 8 देखिए, वेयर अ रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शेयर कम्युनिकेट टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट द रीजन फॉर सच रिजेक्शन, द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। सबसेक्शन 8 कह रहा है कि जहाँ सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी गई है तो वहाँ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस व्यक्ति से जो जिसने रिक्वेस्ट की थी किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए उसको कम्युनिकेट करेगा उससे, और उसको किस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया है उसकी एप्लीकेशन को वो रीज़न नोटिफाई करेगा। उस रिजेक्शन के अगेंस्ट में वो अपील कहाँ फाइल कर सकता है और कितने टाइम में फाइल कर सकता है वो पीरियड उसको स्पेसिफाई करेगा, और अपीलेट अथॉरिटी के पर्टिकुलर्स भी उसको बताएगा, ठीक है। सबसेक्शन 9 देखिए, एन इन्फॉर्मेशन शैल ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question।
किसी भी इंफॉर्मेशन को जनरली उसी फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा जिस फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को मांगा गया हो, ठीक है, जब तक कि वो पब्लिक अथॉरिटी के रिसोर्सेज को डिसप्रपोर्शनेटली डाइवर्ट ना करता हो या ऐसा रिकॉर्ड जो क्वेश्चन में है, ठीक है, जो रिकॉर्ड ही प्रश्नगत है उसके प्रिजर्वेशन या सेफ्टी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डालता हो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सेक्शन 8 में, डील करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था शुरू में कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिनको देने से मना किया गया है, ठीक है, जिसका डिस्क्लोजर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं करेगी। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन, ठीक है, इस एक्ट की कोई भी बात किसी सिटीजन को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं बनाएगी। कौन सी? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। Clause A, information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offence। हिंदी में भी देख लेते हैं सेक्शन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। का क्या कह रहा है? सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, ठीक है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी किसी व्यक्ति के मांगने पर। क्लॉज बी, इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल और द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है, ठीक है, तो ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। क्लॉज सी, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिकार का भंग कारित होगा, ठीक है, इस तरीके की भी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information। सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है, ठीक है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करती है, ठीक है, उसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये ना लगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है। क्लॉज ई देखिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है, ठीक है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है, किसी विश्वास के जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है, तो तब तक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये नहीं लगता कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है। क्लॉज एफ, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने विश्वास के रहते हुए इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, या हमने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त की है ऐसी इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance
गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस। सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, ठीक है, डेंजर होगा किसी व्यक्ति की लाइफ को, जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन भी किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन आएगी, ठीक है, ऐसी भी इंफॉर्मेशन कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये सारे एग्जाम्पशंस हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और देखिए, ये मैंने आपको पूछा था ना, कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द रीजन देयर ऑफ एंड द मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिसीजन वर टेक शैल बी मेड पब्लिक आफ्टर द डिसीजन हैज़ बीन टेकन एंड द मैटर इज कंप्लीट और ओवर। परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय हैं, वो निर्णय लेने के क्या कारण हैं और क्या मटीरियल है, ठीक है, जिनके आधार पर ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं। डिसीजन के लिए जाने के बाद, उस मैटर के कंप्लीट हो जाने के बाद पब्लिक को, जनता को डिक्लेयर किए जाएंगे या जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। और दूसरा प्रोविजो कह रहा है that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed। परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और ऐसे सभी मैटर्स जो एग्जेम्पशंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिन मैटर्स पे छूट दी गई है कि जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत स्पेसिफाई किए गए हैं, वो डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो क्लॉज आई में क्या बोल रहा है ये कि जो मंत्रिपरिषद के जो पेपर्स हैं, कैबिनेट पेपर्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, ये सभी डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। लेकिन जब डिसीजन ले लिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद, और वो डिसीजन क्यों लिया गया है, ठीक है, तो उस डिसीजन को लेने के बाद वो मैटर कंप्लीट या ओवर होने के बाद पब्लिक को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। क्लॉज जे देखिए, information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer or state public information officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है, या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, ठीक है। तो अगर जैसे कि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, तो वो तो उस व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो गया है ना। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी अदर पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अगर वो किसी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या अपीलेट अथॉरिटी का समाधान हो जाता है कि ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है, लोक हित में है, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकेगा। प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो प्रोविजो बस इतना ही कह रहा है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को देने से मना नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में उस इन्फॉर्मेशन को किसी व्यक्ति को देने से भी मना नहीं किया जाएगा।
सबसेक्शन 2 देखिए, notwithstanding anything in the Official Secret Act 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with subsection 1, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की। उसके सबसेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई एग्जेम्पशन दिया गया है सबसेक्शन 1 में, तो पब्लिक अथॉरिटी जो है ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है, उसकी एक्सेस जो है वो अलाउ कर सकती है अगर ऐसी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक इंटरेस्ट में है, अगर वो प्रोटेक्टेड जो इंटरेस्ट हैं उनको रिवील कर दिया जाएगा, यानी जो सबसेक्शन 1 में एग्जेम्पशन दिए गए हैं उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, और अगर उसके नुकसानी से ज़्यादा वेट किसका है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, लोक हित का है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सबसेक्शन 3 देखिए, subject to the provision of clause A, clause C and clause I of subsection 1, any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section. उपधारा 1 के खंड ग और खंड झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज A, क्लॉज C और I, ठीक है, पहले हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से क्लॉज थे। क्लॉज A में कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी, जो इन्फॉर्मेशन इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है, ऐसी कोई सूचना किसी व्यक्ति को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। क्लॉज C में था ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज का ब्रीच करती है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और क्लॉज I में जो कैबिनेट पेपर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्लॉज A, क्लॉज C और क्लॉज I के प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई घटना, कोई इवेंट या कोई भी मैटर 20 साल पहले हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, अगर वो मैटर जो है वो 20 साल पहले हुआ था, उस दिन से जिस दिन सेक्शन 6 के अंतर्गत उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट की गई है, तो वो प्रोवाइड कराई जाएगी उस व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो क्लॉज A, क्लॉज C और क्लॉज I में जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना करता है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, वो 20 साल पहले घटित हो चुका हो। ठीक है, यानी अगर आपसे घुमा के भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज A, क्लॉज C और क्लॉज I से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कितने समय में डिस्क्लोज की जा सकती है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है, आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर वो घटना उस तारीख से जिस दिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांग रहा है, उस दिन से 20 साल पहले घटित होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप कब मांग सकते हो, 20 साल के बाद। प्रोविजो देखिए, provided that where any question arises as to the date from which the said period of 20 years has to be computed, the decision of the central government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this act. परंतु यह है कि जहां उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है,
तो प्रोविज़ो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, जो 20 साल की गणना की गई है सबसेक्शन 3 में, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 9 डील कर रहा है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस, ठीक है, कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 8 की किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, मे रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वेयर सच अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस वुड इन्वॉल्व एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन द स्टेट, ठीक है। सेक्शन 8 के प्रोविजंस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन के किसी रिक्वेस्ट को वहाँ रिजेक्ट कर सकेगा जहाँ ऐसी रिक्वेस्ट उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए ऐसी रिक्वेस्ट स्टेट से भिन्न, ठीक है, राज्य से भिन्न किसी अदर पर्सन के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे कि किसी के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो ऐसे आधार पर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आ जाइए सेक्शन 10 पे, डील कर रहा है सेवरेबिलिटी से, ठीक है, यानी कि क्या होता है, पृथक्करणीयता, अलग अलग करना। अब देखिए सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है यहाँ पे, where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then notwithstanding anything contained in this act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information। बेसिकली सेक्शन 10 में बात की गई है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका कोई पार्ट जो है वो डिस्क्लोज किया जा सकता है और कुछ पार्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है, तो वो उतना पार्ट डिस्क्लोज कर सकते हैं जितना कि इस एक्ट के अंतर्गत परमिशन है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है वो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दी जाती है कि इस एक्ट के अंतर्गत उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 8, ठीक है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो इस एक्ट में किसी बात के होते हुए भी रिकॉर्ड के उस पार्ट पर जो कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो इस एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन के उस पार्ट को डिस्क्लोज किया जा सकता है इस एक्ट के अंतर्गत, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अलग अलग की जा सकती है तो उसको अलग अलग कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए ये लगाई एप्लीकेशन, इसमें हमने एक पॉइंट में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, दूसरे पॉइंट में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, तीसरे में कोई और, चौथे में कोई और इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है। अब इस एक्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट वाली कंडीशन है और जो सेकंड वाली कंडीशन है, ठीक है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन थर्ड और फोर्थ को डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो सेक्शन 10 बस यही कह रहा है कि उस एप्लीकेशन के इतने पार्ट को तो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा लेकिन इस पार्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, यानी कि इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए सबसेक्शन 2, वेयर एक्सेस इज ग्रांटेड टू अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन 1, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शैल गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट इन्फॉर्मिंग। जहां सबसेक्शन 1 के अंतर्गत रिकॉर्ड के किसी पार्ट को एक्सेस ग्रांट कर दी जाती है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस एप्लीकेंट को नोटिस देगा, ठीक है, उस अपीलकर्ता को सूचना देगा और इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़नी है। देखिए क्लॉज ए में क्या इन्फॉर्म कर रहा है, दैट ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आफ्टर सेवरेंस ऑफ द रिकॉर्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर इज बीइंग प्रोवाइडेड। रिकॉर्ड के सिर्फ उस भाग को, उस रिकॉर्ड को अलग अलग करने के बाद जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है जिसका डिस्क्लोजर करना इस एक्ट के अंतर्गत मना किया गया है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करेगा कि इस एक्ट के अंतर्गत हम ये इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दे सकते लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉज ए में ये कहा गया। क्लॉज बी में देखिए, द रीजन फॉर द डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग ऑन एनी मटीरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेफरिंग टू द मटीरियल ऑन विच दोज फाइंडिंग्स वर बेस्ड।
और उस ऑफिसर के जो डिसीजन हैं उनके कारण, ठीक है, और जो कि मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की फाइंडिंग भी इंक्लूड करता है, ठीक है, और वो फाइंडिंग्स जिस पर बेस्ड हैं वो मटेरियल भी इन्फॉर्म करेगा। क्लॉज सी, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन। विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम भी इन्फॉर्म करेगा। The details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit। और उस व्यक्ति को फीस की डिटेल जो उसके द्वारा कैलकुलेट की गई है और वो फीस का अमाउंट जो एप्लीकेंट को डिपॉजिट करना है वो भी बताएगा। और लास्ट क्लॉज कह रहा है हिज और हर राइट्स विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ फी चार्ज और द फॉर्म ऑफ access provided including the particulars of the senior officer specified under subsection 1 of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission as the case may be, time limit, process and any other form of access। ठीक है, और लास्ट क्लॉज ये कह रहा है जिस इंफॉर्मेशन के किसी पार्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया है ऐसे डिसीजन पर उसके रिव्यू को लेकर क्या अधिकार हैं वो उसको बताएगा, और जो फीस चार्ज की गई है वो उसको बताएगा, या किस तरीके से किस रीति में वो एक्सेस कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को वो भी उसको बताएगा। और सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत स्पेसिफाई सीनियर ऑफिसर्स के पर्टिकुलर्स या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की टाइम लिमिट, प्रोसेस या कोई एक्सेस का अगर कोई और तरीका है तो वो भी उस व्यक्ति को बताएगा। कौन? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्लियर हुआ सेक्शन 10? चलिए इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन देखिए। सेक्शन 11 डील कर रहा है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से, पर व्यक्ति सूचना। इसकी डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? सेक्शन 2N में। तो थर्ड पार्टी कौन होती है? पर व्यक्ति। जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसके अलावा जो कोई व्यक्ति होता है, अदर व्यक्ति, वो होता है थर्ड पार्टी, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी भी इंक्लूड है। ठीक है, मान लीजिए ये सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से एक व्यक्ति ए इंफॉर्मेशन मांग रहा है। किसके लिए? बी के बारे में कोई जानकारी मांग रहा है। तो जो बी होगा वो क्या होगा यहाँ पर? थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। Subsection 1, where the central public information officer or a state public information officer, as the case may be, intends to disclose any information or record or part thereof on a request made under this act which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall within 5 days from the receipt of the request give a written notice to such third party of the request and of the fact that the central public information officer or state public information officer, as the case may be, intends to disclose the information or record or part thereof and invite the third party to make a submission in writing or orally regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information। जहाँ यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी थर्ड पार्टी को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा और सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है सबसेक्शन 1। जहां सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड डिस्क्लोज करना चाहते हैं या उस इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड का कोई पार्ट डिस्क्लोज करना चाहते हैं इस एक्ट के अंतर्गत किए गए अनुरोध पर, जो कि किसी
थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये व्यक्ति सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन से अनुरोध करने गया कि भाई हमें चाहिए जानकारी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और वो जानकारी जो है इस व्यक्ति से रिलेटेड है, बी व्यक्ति से। ये है थर्ड पार्टी, इसके बारे में चाहिए जानकारी, और जो कि इंक्लूड किसको कर रही है थर्ड पार्टी, किसी पब्लिक अथॉरिटी को भी इंक्लूड कर रही है, ठीक है। और जहाँ पर सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उस ए व्यक्ति को जिसने रिक्वेस्ट की है थर्ड पार्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना भी चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, ठीक है। तो ऐसे केस में सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेगा, 5 दिन के अंदर, क्या टाइम पीरियड है यहाँ पे, 5 दिन के अंदर उस रिक्वेस्ट की प्राप्ति पर 5 दिन के अंदर एक लिखित नोटिस देगा, किसको, थर्ड पार्टी को। किसको देगा लिखित नोटिस, थर्ड पार्टी को, कि इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, और सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहता है। और ऐसे में सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उस थर्ड पार्टी को क्या करेगा, इनवाइट करेगा, आमंत्रित करेगा कि आप आइए और अपना सबमिशन, कि हाँ आप उस व्यक्ति को ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं, वो लिखित में या मौखिक रूप से दीजिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। और ऐसा सबमिशन थर्ड पार्टी का जो है वो उस इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के डिसीजन लेते समय ध्यान में रखा जाएगा। समझ में आया? प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट्स प्रोटेक्टेड बाय लॉ डिस्क्लोजर मे बी अलाउड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर ओवरवेट्स इन इम्पोर्टेंस एनी पॉसिबल हार्म और इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ सच थर्ड पार्टी। परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशाओं के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन में क्या आ गया कि ट्रेड के सिवाय या कमर्शियल सीक्रेट्स जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड किए गए हैं उनके डिस्क्लोजर के सिवाय ऐसे डिस्क्लोजर को अलाउ किया जा सकेगा यदि वो डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकेगा, डिस्क्लोज किया जा सकेगा। सबसेक्शन 2 देखिए, where a notice is served by the central public information officer or state public information officer as the case may be under subsection 1 to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall within 10 days from the date of receipt of such notice be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure। जहां उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जहां पर सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कोई नोटिस सर्व करती है, ठीक है। सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किसी थर्ड पार्टी के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन या किसी रिकॉर्ड या उसका कोई पार्ट डिस्क्लोज करती है, तो उस थर्ड पार्टी को कितने दिन का समय दिया जाएगा, 10 दिन का। उस थर्ड पार्टी को उस नोटिस के 10 दिन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो ऐसे डिस्क्लोजर के अगेंस्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करे। अब देखिए सबसेक्शन 3, notwithstanding anything contained in section 7, the central public information officer or state public information officer as the case may be shall within 40 days, कितने दिन, 40 days after receipt of the request under section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under subsection 2, make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party। धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात
40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं, और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। सेक्शन 7 में किसी बात के होते हुए भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 40 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर सेक्शन 6 के अंतर्गत किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की प्राप्ति पर यदि थर्ड पार्टी को सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अपॉर्चुनिटी दे दी गई है खुद को रिप्रेजेंट करने की, तो इस बारे में वो ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उस इंफॉर्मेशन का, यानी थर्ड पार्टी के संबंध में उस इंफॉर्मेशन का उस व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड या उसका कोई पार्ट डिस्क्लोज किया जाए या नहीं, और ऐसे डिसीजन को वो थर्ड पार्टी को लिखित में देगा। अब देखिए सबसेक्शन 4, अ नोटिस गिवन अंडर सबसेक्शन 3 शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट द थर्ड पार्टी टू whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision। उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है। ठीक है, तो जो यहाँ पर उसको डिसीजन दिया जा रहा है सबसेक्शन 3 में, तो उस नोटिस के अंतर्गत ये स्टेटमेंट भी, ये कथन भी इंक्लूड किया जाएगा कि उस थर्ड पार्टी को अधिकार है कि वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को सेक्शन 11 तक समझ में आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।